अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के सेल्स एंड टिश्यूज़ चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। सेल्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। हमने जैसे कि कहा कि सेल्स जो हैं ये बेसिक यूनिट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। जानदारों में सेल मौजूद होता है बुनियादी तौर पर, फिर सेल से ही आगे लाइफ आगे बढ़ती है। सेल्स टिश्यूज़ को भी बनाता है, टिश्यूज़ का भी बेसिक यूनिट हो गया, या ऑर्गन्स जो हैं ये भी सेल्स के ही बने होते हैं। फिर बात करें सेल्स की, कोई एक किस्म नहीं होती, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब सेल एक तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो सकते हैं न्यूक्लियस के हिसाब से। जिसमें कंप्लीट प्रॉपर न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोटिक, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी मौजूद होंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे पार्ट्स मौजूद होंगे। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा वो हो गए यूकैरियोटिक सेल। बाकी जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होगा, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे, वो होंगे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। मज़ीद बात करें, प्लांट में जो सेल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स में सेल्स पाए जाते हैं, वो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब प्लांट और एनिमल सेल्स भी अलग अलग हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि सेल्स हैं, उस सेल्स की दो किस्में हो गई। एक हो गई प्रोकैरियोटिक और दूसरे हो गए यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में भी प्लांट सेल अलग होते हैं, एनिमल सेल अलग होते हैं, फंजाई के सेल्स भी इसी तरह से अलग होते हैं। तो प्लांट सेल की बात करें तो उनकी शेप क्यूबिकल होती है, वो स्क्वायर शेप में आमतौर पर मौजूद होते हैं। जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो उनके मुकाबले में राउंड शेप के मौजूद होते हैं। अब प्लांट सेल्स के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल मौजूद हो सकते हैं। मिसाल, प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल पाया जाता है, एक पार्ट पाया जाता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं जो अलग अलग उनके अंदर काम करेंगे, तो उनका भी हम जिक्र करेंगे कि इनके अंदर कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। अब लिखा हुआ एक ऑर्गेनिज्म जो अपने काम करता है वो अपने सेल्स के हिसाब से काम करता है। सेल्स अलग अलग हैं, वो अलग अलग काम करेंगे। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ एनर्जी फ्लो जो है वो भी सेल्स के जरिए से होगी। सेल में रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी प्रोड्यूस होने का जो रिएक्शन होता है वो रेस्पिरेशन कहा जाता है। जब उनके अंदर ग्लूकोज, जब उनके अंदर शुगर, जब उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा, ये ग्लूकोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट तीनों ही एक मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा उस नतीजे में एनर्जी हासिल होती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन के जरिए से एनर्जी एक सेल बनाएगा मिसाल के तौर पर, तो वो तमाम सेल्स में पहुंचेगी, या फिर तमाम सेल्स के अंदर हम एक तरह से कहें कि उनके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा एनर्जी प्रोडक्शन का। मज़ीद लिखा हुआ है सेल्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि किस तरह से नए सेल्स बनाए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो सेल के अंदर मौजूद है, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इस इन्फॉर्मेशन को उनकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, जो ट्रांसफ़र होती है। एक सेल है उसमें डीएनए मौजूद है, तो डीएनए में इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे दूसरा सेल इसमें से बनेगा, दो सेल्स बनेंगे, उनमें भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो ये ट्रांसफ़र होने वाली है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, तो ये डीएनए के अंदर मौजूद होती है। अब मज़ीद लिखा हुआ है जो सेल्स होते हैं वो एक स्पीशी के अंदर तकरीबन सेम ही होते हैं। मिसाल, हम इंसान हैं, हमारे इंसान में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं बाकी इंसानों में भी वही सेल्स पाए जाएंगे। तो सेल्स हो गए या सेल्स के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं वो सेम होंगी सिमिलर स्पीशीज़ के अंदर। मज़ीद बात बयान की जा रही है, जो डीएनए है, जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है सेल्स की, ये पेरेंट सेल से डॉटर सेल में पहुंचता है। एक सेल जो हमारे पास मौजूद है जो डिवाइड होगा वो पेरेंट सेल कहलवाएगा। जब डिवीजन हो जाएगी, दो सेल्स बनेंगे, वो डॉटर सेल्स कहलवाएंगे। एक टाइम आएगा ये सेल्स बड़े हो चुके होंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे, अब ये पेरेंट सेल कहलवाएंगे। जो नतीजे में नए सेल्स बनेंगे वो डॉटर सेल्स होंगे। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में सेल तकसीम के दौरान ये इन्फॉर्मेशन फैलती है। अब सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और ये फंक्शन भी कर रहा है, स्ट्रक्चर भी दे रहा है तमाम जानदारों के अंदर। अब इंसान की बॉडी में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों, बिलियंस की तादाद में अलग अलग सेल्स मौजूद हैं। अगर हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, दिमाग के छोटे हिस्से में 10 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हो सकते हैं। तो अलग अलग सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे। लिखा हुआ है कि 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं। आप सिर्फ ये देखें कि आंखों के अंदर सेल्स होते हैं। एक होते हैं रोड्स जो डिम लाइट को महसूस करते हैं, दूसरे होते हैं कॉन्स जो ब्राइट लाइट को महसूस करते हैं। उसके अलावा अगर आप मज़ीद देखेंगे तो आँखों के अलावा हमारी स्किन के अंदर अलग सेल्स मौजूद हैं। हमारे हार्ट के अंदर जो हमारे ब्लड के लिए सेल्स हैं वो अलग मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स अलग हैं।
और उसके अलावा कार्पसेल्स जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अलग हैं, हार्ट के मसल्स में अलग सेल्स हैं, और बाकी स्केलेटल मसल्स में, बोन्स में, कार्टिलेज में, तो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, 200 से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं और वो अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ सेल जो काम कर रहे हैं वो कौन से हो सकते हैं, उन सेल्स के कामों की वजह से ज़िंदगी बची हुई है। वो जो काम है उनके वो रेस्पायरेशन के हैं, सेल्यूलर रेस्पायरेशन वाले, जिसके नतीजे में वो एनर्जी बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि एक सेल है, उस सेल के अंदर अगर ग्लूकोज पहुंचेगा, सेल के एक हिस्से में पहुंचेगा जिसे माइटोकॉन्ड्रिया हम कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पहुंच सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी मिलेगी। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, एनर्जी हासिल करना, ये रेस्पायरेशन कहलवाएगा। ये रेस्पायरेशन होगा जो जिंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा कुछ सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनाएंगे। तो इस तरह से ये सेल्स के अंदर काम जो हो रहे हैं ये जिंदगी को बाकी रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किस तरह से होते हैं। अगर हम बात करें, एक सेल हमारे पास ये मौजूद है, इस सेल के अंदर जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी कि डीएनए के ऊपर भी एक कवरिंग मौजूद है। तो डीएनए के ऊपर जो कवरिंग मौजूद है, ये कवरिंग जो है स्ट्रक्चर को बनाती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जिसमें मौजूद होगा वो सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स कहलवाते हैं। यू का मतलब ही होता है ट्रू या कंप्लीट हम कहें, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कंप्लीट न्यूक्लियस जिसमें मौजूद है उसे एक यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि एक सेल है और उसका जो डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, कोई मेम्ब्रेन, कोई कवरिंग मौजूद नहीं है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जिसमें मौजूद नहीं है वो वाला सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल कहलवाएगा। प्रो मतलब कि शुरुआती, अर्लियर, और कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस जिसमें शुरुआती न्यूक्लियस मौजूद हो। आपके सामने एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर उसकी सेल वाल होगी, और सेल वाल के बाद जो अंदर लेयर मौजूद होगी वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, बाकी उसका साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में आप देख रहे हैं ये जो डीएनए है इसके ऊपर कोई कवरिंग वगैरह मौजूद नहीं। अगर कवरिंग मौजूद होती, न्यूक्लियस मौजूद होता, तो हम कहते हैं ये न्यूक्लिएटेड सेल है। लेकिन क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, कवरिंग मौजूद नहीं, तो हम कहेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसके अंदर एक हिस्सा भी मौजूद है, आगे भी जिक्र होगा इसका, जिसे फ्लैजिलम कह रहे हैं। ये फ्लैजिलम इनको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, किसी में एक होती है, किसी में ये दो फ्लैजिलम दोनों तरफ मौजूद हो सकती है, तो ये फ्लैजिला उनको मूवमेंट कराती है। और ये राइबोसोम्स के अंदर छोटे से हिस्से मौजूद हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है कि उनकी एग्जाम्पल्स वगैरह क्या हैं, उनमें स्ट्रक्चर्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। एनिमल है, प्लांट है, प्रोटोजोआंस है, अल्जी है, फंजा है, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो विदाउट मेम्ब्रेन मौजूद होगा और मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस मौजूद होगा। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम इनके अंदर एक होता है लेकिन नॉट ट्रू क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जो हमारे पास मौजूद होता है वो क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डीएनए है, प्रोटीन के साथ नहीं मौजूद, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि वो नॉट ट्रू क्रोमोसोम मौजूद है, बस डीएनए का एक मॉलिक्यूल मौजूद है। जबकि हमारे पास एक से ज़्यादा कंप्लीट क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और उनमें प्रोटीन भी साथ में जुड़ा होता है डीएनए के साथ में। मजीद बात करें तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक सेल का होगा वो यूनिसेलुलर है, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक के बारे में, यूनिसेलुलर भी इनमें आ जाते हैं, प्रोटोजोआन हो गए, यीस्ट हो गया, अल्जी हो गई, मल्टी सेलुलर भी आ जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स के जैसे। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। अब यहाँ पर ये बात आएगी कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मौजूद होंगी। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के अंदर लाइसोसोम्स हो गए, पैराक्सिसोम्स हो गए, ये भी मौजूद नहीं होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे। माइक्रोट्यूबल्स कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को स्केलेटन देने का काम करते हैं, तो ये मौजूद हो भी सकते हैं, बहुत ही कम तादाद में, रेयर में, या एब्सेंट होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के बजाय यूकैरियोटिक सेल को देखा जाए तो उसमें ये चीज़ें मौजूद होंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनमें मौजूद होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम्स जो हैं वो मौजूद होंगे लेकिन साइज में कम होंगे। और जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें इनमें बड़े राइबोसोम मौजूद होंगे और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होंगे, क्योंकि इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, एब्सेंट है, तो राइबोसोम जो होंगे वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। वेसिकल्स की बात करें, सेल्स के अंदर कुछ वैक्यूल्स बनते हैं, तो वो वेसिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद हो सकते हैं। गोल्गी अपैरेटस, ये भी मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल है जो एब्सेंट होगा, जबकि इन सेल्स में यूकैरियोटिक में मौजूद होगा। क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी इनके अंदर एब्सेंट होगा, जबकि मौजूद होगा प्लांट्स के अंदर और अल्जी के अंदर। मज़ीद लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टीरॉयड,
स्टूडेंट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। तो कोलेस्ट्रॉल वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होगा, जबकि एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो सकता है। मजीद बात करें परमेबिलिटी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो यहाँ परमेबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है कि परमेबिलिटी कोई मौजूद नहीं है, जबकि हमारे यहाँ वो सिलेक्टिव परमेबल होती है, यानी कि वो सिलेक्टेड पार्टिकल्स को अलाउ करती है, आने देती है। जबकि दूसरी बात करें वैक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल्स मौजूद नहीं होते इन सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर, जबकि वो मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और ख़ासतौर पर प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं वैक्यूल्स। और एनिमल सेल में भी छोटे से वेसिकल्स बनते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ही टुकड़े अंदर मौजूद हो सकते हैं वैक्यूल्स की सूरत में। जबकि अगर हम बात करें सेल साइज़ के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ छोटी होती है 1 से लेकर के 10 से माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल की साइज़ बड़ी होती है 10 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर या 1 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर, तो बड़ी साइज़ इनकी होती है। मज़ीद बात करें फ्लैजिला की, फ्लैजिला इन्हें मूवमेंट कराता है। ये सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज़ होगा, यानी माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकेगा, बहुत कम होगा और एक ही धागे का बना होगा। जबकि माइक्रोस्कोपिक इन साइज़ बड़ा फ्लैजिला मौजूद हो सकता है एनिमल्स में या कुछ प्लांट सेल्स के अंदर, और वो मेम्ब्रेन वाला भी होगा, यानी कि फ्लैजिला के ऊपर भी एक कवरिंग मौजूद होगी। अब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन से बुनियादी डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट मौजूद है एनिमल सेल और प्लांट सेल के हवाले से। ये सवाल याद करिएगा, इम्तिहान में काफ़ी अहम होता है, ये पेपर में भी सवाल आता है, प्लांट सेल एनिमल सेल वाला और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल वाला भी। एनिमल सेल के हवाले से लिखा हुआ इसमें प्लास्टिड नहीं होते, जबकि प्लांट सेल में लिखा हुआ इसमें प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। प्लास्टिड्स जो हैं ये दरअसल ऑर्गेनेल हैं। मिसाल ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है प्लास्टिड का, इसके अंदर एक केमिकल होगा जो कलर देने का काम करेगा, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होगा इसके अंदर जो कि ग्रीन कलर दे रहा होगा। इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट है, इसके अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स हो सकते हैं जो अलग अलग कलर देंगे। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई कलर नहीं दे रहे होंगे। तो प्लास्टिड्स जो हैं ये कलर देने वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। एनिमल सेल में सेल वॉल भी नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल मौजूद होती है, यानी कि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। अब ये जो सेल वॉल होती है इसमें कुछ सुराख होते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है या पिट्स कहा जाता है। सेल वॉल के अंदर ये हमारे पास सेल वॉल है, इसके ज़्यादातर हिस्से में सेल्यूलोज भरा होता है। कुछ जगहों पर सेल्यूलोज नहीं भरा होता, वहाँ पर ओपनिंग बन जाती है जिसके जरिए से मटीरियल आ जा सकता है। इन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। तो एनिमल सेल में ना प्लाज्मोडेस्माटा होंगे ना पिट्स होंगे, क्योंकि सेल वॉल भी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ये सेल वॉल की ही ओपनिंग से। मजीद बात करें तो वैक्यूल्स इसमें कुछ मौजूद हो सकते हैं, आर्जी वैक्यूल्स होंगे, बनेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जबकि बात करेंगे हम लोग प्लांट्स के बारे में, इसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है जिसके अंदर सेल सेप भरा होता है। सेल का जो मिक्सचर है वो सेल सेप कहलवाता है। मिसाल ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है, इस वैक्यूल में पानी भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, साल्ट्स भी होंगी, ये सारा जो मिक्सचर है ग्लूकोज साल्ट पानी का, ये सेल सेप कहलवाता है। बड़ा वैक्यूल होगा और उसमें सेल सेप मौजूद होगा। तो ये जो है बड़े प्लांट सेल की बात हो रही है, मैच्योर सेल्स की बात हो रही है। मजीद बात करें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें जो न्यूक्लियस होगा वो सेल मेम्ब्रेन के किनारे पर मौजूद होगा, क्योंकि सेल के जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा वो वैक्यूल का होता है, वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइड पर आ जाता है। मजीद लिखा हुआ एनिमल सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे लाइजोसोम कहा जाता है। इस लाइजोसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। सेल अगर ख़त्म हो जाता है तो उसे भी ख़त्म करने का काम करते हैं, सेल के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ने का काम करते हैं, या जरासीम सेल में आ जाता है उसे भी खाने का काम करते हैं। तो ये लाइजोसोम्स जो होते हैं इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बाकी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर लाइजोसोम्स मौजूद नहीं होते। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है उसी के अंदर चीज़ें जो है वो टूट रही होती हैं। वैक्यूल के अंदर ही एंजाइम्स होंगे जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा होगा। प्लांट के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कह रहे होते हैं सेंट्रियोल्स। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रियोल्स, और उनमें से माइक्रोट्यूबल्स बनते हैं, इनमें से धागे बनते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर। जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है, एक सेल होता है उसकी डिवीजन होती है, तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल में से धागे निकलते हैं जिन्हें माइक्रोट्यूबल्स कहा जाता है, जो क्रोमोसोम्स को खींचते हैं। क्रोमोसोम एक हिस्से में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, फिर सेल डिवाइड हो जाएगा। जबकि हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें माइक्रोट्यूबल्स तो मौजूद होती हैं लेकिन सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर मौजूद है, एनिमल सेल का भी। ये आमतौर पर राउंड शेप का होगा, जबकि ये हमारे पास चौकोर शेप का
हमारे पास मौजूद होगा, या रेक्टेंगुलर शेप हम इनको कहें। अब आप इनके पार्ट्स को भी देख सकते हैं, लाइसोसोम भी मौजूद है, और उसके अलावा ये लाइसोसोम प्लांट सेल में मौजूद नहीं होगा। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो कि वैक्यूल होगा, तो बाकी सारे काम लाइसोसोम के जो होंगे वो वैक्यूल के अंदर हो रहे होंगे। उसके अलावा मजीद हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मौजूद हो सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी जो है दोनों के अंदर मौजूद हो सकता है। उसके अलावा सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है ये मौजूद नहीं होता प्लांट सेल के अंदर। बाकी अगर हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है लेकिन सेल वॉल का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है इससे एनिमल सेल के अंदर। तो 3 पार्ट्स ऐसे हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गया और वैक्यूल हो गया। ये प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं। जबकि सेंट्रियोल हो गया और लाइसोसोम हो गया, ये वो हिस्से हैं जो कि एनिमल सेल मौजूद है, प्लांट सेल में नहीं। बाकी के हिस्से तकरीबन सेम है। तो डी स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।